हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 71st यूपीएससी की जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चंस हुआ है पूछा हो गया है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। मतलब थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखो, इस तरह का वीडियो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो अगर कुछ भी इधर उधर लगता है तो तुम बता सकता है। आगे इस पे काम किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल वेस्टेड इन। तो ये किसके पास पावर है लोकसभा में सेक्रेटरियल स्टाफ को मतलब ये रिक्रूट करने का। तो पीएमओ यूपीएससी पता है तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। पीएमओ एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो ये एसएससी बीसी ग्रुप के लोगों को मतलब रिक्रूट करता है। तो प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, तो यही होगा, प्रेसिडेंट ठीक होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की जो शक्ति है निहित है लोकसभा के अध्यक्ष के से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति इसमें। देखो ये क्वेश्चन ना सोर्स अगर देखेगा तो आर्टिकल 98 आर्टिकल 198 जो है इसमें है सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव अ सेक्रेटरी स्टाफ। ये लोकसभा है या राज्य विधान लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों में क्या होगा, सेक्रेटरी स्टाफ होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज प्रिवेंटिंग इन क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ कॉमन, मतलब कॉमन स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखो तो है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट कर सकता है रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड सेक्रेटरी स्टाफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि लॉ से रेगुलेट कर सकता है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता है तब तक प्रेसिडेंट क्या करेगा, रूल बनाएगा। ठीक है, किसको कंसल्ट करके, स्पीकर को कंसल्ट करके अगर लोकसभा में है तो, चेयरमैन को कंसल्ट करेगा जब मतलब राज्यसभा में हो तो। इन केस ऑफ में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस पर्सन्स अपॉइंटेड, ये सारा कुछ। तो देख लिया कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अगर प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट जब तक नई लॉ बनाएगा ना तब तक प्रेसिडेंट ही करेगा। तो प्रेसिडेंट इसमें लोग स्पीकर को पूछेगा, उसमें चेयरमैन को पूछेगा, इस तरीके से करेगा। सिमिलर अगर हम लोग देखें, अगर स्टेट लेवल में आ जाए तो स्टेट लेवल में क्या हो जाएगा कि आर्टिकल 187 में सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होगा। ईच हाउस ऑफ मतलब हर एक हाउस जो है स्टेट लेजिस्लेचर का उसका सेक्रेटरी स्टाफ होगा, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर ऑफ लेजिस्लेचर के पास पावर है कि लॉ बना सकता है, ठीक है ना, लॉ बना सकता है, लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बनाएगा तब तक गवर्नर क्या करेगा, मतलब कंसल्ट करेगा स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में और चेयरमैन को कंसल्ट करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और इस तरीके से क्या होगा, मतलब रिक्रूट करेगा सेक्रेटरी स्टाफ को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के कि इज entitled to audience except the Supreme Court, is not entitled of audience except the Supreme Court। दूसरा है कि he gives advice to the president on the legal matters। तीसरा cannot participate in the proceedings in the House of Parliament, is a whole time counsel for the government। बताओ क्या होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है ना, या कोई ट्राइब्यूनल हो, सब जगह ये ऑडियंस है। ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन द लीगल मैटर्स, सही है, एडवाइस देता है, ये होगा। उसे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द टू द प्रोसीडिंग्स इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं देगा, पार्टिसिपेट करेगा। होल टाइम काउंसिल होता नहीं, ऐसा नहीं है। अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसमें मतलब इसको गवर्नमेंट के खिलाफ ही जाना पड़े, ठीक है। तो वो सारा कुछ है यहाँ पे। फिर हिंदी में क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 76 में है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है ना। 76(3) में देखेगा तो राइट ऑफ ऑडियंस है, सब जगह ऑडियंस कर सकता है। आर्टिकल 88 में क्या है कि पार्टिसिपेट कर सकता है ये। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा ज्वाइंट सीटिंग कहीं भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। यूके में देखेगा ना तो मेंबर होता है कैबिनेट का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। फिर देखेगा तो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट भी होता है आर्टिकल सिमिलर 165 के अंतर्गत, ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का।
और ये इसका मतलब बनना है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट, तो तुमको हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। वैसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 1 to 4 में रहता है क्वालिफिकेशन, तो वो लेना पड़ेगा। आर्टिकल 177 जो है राइट टू स्पीक है। जैसे वहाँ 88 में मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है ना, ऐसे ही यहाँ पे 177 में पार्टिसिपेट सब कर सकता है, स्पीक कर सकता है, लेकिन ये भी वोट नहीं देगा। ठीक है। और इसका जो 165(3) मतलब रिनोमिनेशन सब जो डिसाइड किया जाएगा ना, गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, वहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है ना। और ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बोले, वो जो है ना मतलब स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है सेकंड लॉ ऑफिसर होता है, असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है ये, प्राइवेट प्रैक्टिस ये भी कर सकता है। ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मतलब क्या था कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट से कौन सा अब जाएगा? तो पहले हम लोग देखते हैं ना कि मतलब देखो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकम इन ऑन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और सेल प्राइस कंट्रोल। तो सबसे पहले ना तुमको याद होगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ कि स्टेट से जो है हम क्या किए, 5 को सब्जेक्ट निकाल करके कंकरेंट में डाल दिए। तो पहला सब्जेक्ट जो था उसमें से मतलब यही एक सब्जेक्ट जो है ना 5 में से प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ था। तो अगर हमको सिर्फ इतना पता है ना कि प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एगो सब्जेक्ट है मतलब, तो हम आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हमको है ये कंकरेंट में है ही वन, तो वन है ही, तो देखो ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो बाकी किसी में वन है ही नहीं, सिर्फ ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मतलब आगे भी तो क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से, तो हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि मतलब देखो यहाँ पे इसे हिंदी का है सारा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब यूनियन लिस्ट अपने संविधान में जो है ना 7 शेड्यूल के आर्टिकल 246 में जो है ना 3 को लिस्ट बना दिया है। एक यूनियन लिस्ट हो गया जिसमें 97 को सब्जेक्ट था पहले, अभी 100 है। उसके बाद स्टेट लिस्ट जिसमें 66 को था, अभी 61 को है। और कंकरेंट लिस्ट में पहले 47 था, अभी 52 है। तो देख रहा है कि स्टेट लिस्ट में 5 को कम गया है। तो कौन सा कम गया? यही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में 1972 में हम क्या किए ना, 5 को सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट में था उसको कंकरेंट में डाल दिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट था एक बार देख लेते हैं। एजुकेशन है, फॉरेस्ट था, वेट एंड मेजर्स था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स था, और एजुकेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है। और स्टेट लिस्ट में तुमको कौन मिल जाएगा? एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब स्टेट लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी चीज़ भी देख सकता है, यहाँ पे हम दे दिए हैं, एनसीईआरटी का है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा तो तुम मतलब यूनियन लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मेजर सब्जेक्ट हुआ, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, फॉरेन वार, ये सब, बैंकिंग, रेलवे। लेकिन स्टेट लिस्ट में क्या होगा, जो पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना, सारा कुछ। कंकरेंट में क्या है, जो एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर दैन, ये सब, फॉरेस्ट, उसका ट्रेड यूनियंस, और रेसिडुअरी सब्जेक्ट जो तीनों में नहीं है, तो इंक्लूड ऑल द ये अदर मैटर्स मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट। और ये जैसे साइबर लॉ हो गया, तो ये रेसिडुअरी पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो द गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो कौन सा मतलब इसमें जो है ना, जो गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो तुमको पता है गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? जो गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, कौन 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 है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत तो गांधीयन प्रिंसिपल है। और जैसे ही पता है तुमको कि गांधीयन प्रिंसिपल ये है, तो वन नहीं होगा, और जब वन नहीं होगा तो ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, मतलब दो तो होगा ही, क्योंकि बीसी में दो है। चार होगा कि नहीं? राइट टू वर्क, राइट टू वर्क जो है ना आर्टिकल 41 को देखेगा ना, तो उसमें मेंशनड है। तो ये भी तुमको मतलब ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो बोल रहा है कि कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, और यूसीसी जो है ना लिबरल वाला प्रिंसिपल है, लिबरल 44। कॉटेज इंडस्ट्री गांधी का है, गांधी जी का। तो 43 आर्टिकल 43 कॉटेज। तो क्या हो जाएगा तुमको? 1 3 तो नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब ना एक बार देख लेते हैं सारा प्रिंसिपल को, काहे कि देखो जब हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल को देखते हैं ना, तो आर्टिकल 38 है पहला। और आर्टिकल 38 में क्या है
कि तुमको वेलफेयर है, मतलब ये प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ द पीपल और मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटीज़ को 4 चीज़ में। इनकम हो गया, स्टेटस हो गया, फैसिलिटीज़ हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ हो गया। 4 चीज़ में इनइक्वालिटीज़ को मतलब कम करेगा। तो आर्टिकल 38 हो गया यहाँ पे। उसके बाद तुमको आ गया आर्टिकल 39। इसमें क्या है कि मतलब सिक्योर करेगा एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करेगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है ना, मैन वुमेन के लिए। ये सारा कुछ जो है तुमको आर्टिकल 39 में ही मिलेगा। फिर 39 ये सबको पता है, फ्री लीगल एड है। फिर देखो आर्टिकल 41 जो है वही राइट टू वर्क है। यहाँ पे राइट टू वर्क हो गया, तुमको पब्लिक असिस्टेंस देगा 3 गो चीज़ में, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, 4 गो चीज़ में जो है ना मतलब तुमको पब्लिक असिस्टेंस देगा। फिर है तुमको ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ 42 में। फिर 43 है लिविंग वेज, एक मतलब डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा सारा वर्कर को, ठीक है। ये मतलब पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A में है। और 47 में क्या है कि भाई मतलब रेज करेगा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये सारा कुछ इसमें है। फिर देखो आगे हम लोग आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल को देखते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल में कौन कौन आ जाएगा कि आर्टिकल 40 जिसमें विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइजेशन का बात चल रहा है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री है। फिर 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने का बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है 46 में क्या है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मतलब बढ़ाया जाएगा, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन से। उसके बाद अगर 47 को देखेगा तो है कि प्रोहिबिट करेगा कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। उसके बाद लास्ट 48 जिसमें प्रोहिबिट करेगा स्लॉटर ऑफ कॉज काफ्स एंड अदर मिल्क्स एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ये सारा कुछ। फिर देखो लास्ट में ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं ना ये मतलब संविधान में नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे इसको जो है ना मतलब सेग्रीगेट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कंटेंट के आधार पे हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। तो आर्टिकल 44 तो पता ही है सबको कि भाई यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर है 45 में, ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन में 48। फिर 48 है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट को, और जो भी मोनूमेंट है नेशनल इम्पोर्टेंस का उसको इम्प्रूव मतलब प्रोटेक्ट किया जाएगा 49 में। 50 में सेपरेशन ऑफ पावर है और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है 51 में, ठीक है। आगे देखो, आगे ना शेड्यूल है। शेड्यूल तो पता ही है कि देखो यहाँ पे जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स है काउंसिल ऑफ एशिया राज्यसभा में, तो ये 4 से होगा। बोला कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये तो करेक्टली मैच है। ओथ ओथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन लिस्ट पता है तुमको 7th में है, जितना भी लिस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया, ये तो मतलब 5th शेड्यूल में है, तो यही गलत है। उसके बाद फॉर्म्स ओथ तो 3 में। अभी हम लोग सारा मतलब शेड्यूल को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगा दिए हैं कि जैसे एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का कि भाई टी टी से मतलब टोटल तो 12 शेड्यूल है ना। हाँ तो अभी मतलब टी से हो गया तुमको टेरिटोरीज, ठीक है ना। स्टेट हो या अदर टेरिटोरीज, टेरिटोरी जुरिडिक्शन है नाम हो यूटी का। उसके बाद तुमको सेकंड शेड्यूल है ना, सेकंड शेड्यूल में क्या है इमोल्यूमेंट अलाउंस का बात चल रहा है। उसके बाद ये अफर्मेशन ओथ एंड अफर्मेशन है 3 में। फिर तो राज्यसभा में सीट्स को लेकर के है। फिर 5th में जो है ना शेड्यूल एरिया को लेकर के है। और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में क्या है ट्राइबल एरिया है, ठीक है। और 6th शेड्यूल का तो पता है तुमको 4 गो राज्य है ना AMDM करके कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। फिर ये उसके बाद कितना हो गया 6 हो गया। 7th में तो फेडरलिस्ट हो गया। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज है।
ऑफिशियल लैंग्वेज में पहले कितना लैंग्वेज था? टोटल 14 था। अभी कितना है? 22 है। तो 22 अभी है। तो पहला कौन जोड़ा गया? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जोड़ा गया था ना? कौन कौन सा मतलब लैंग्वेज जोड़ा गया था 21st से? सिंधी ऐड किया गया था 1967 में, सिंधी। उसके बाद 71 71 जोड़ा गया। 71 से क्या सब जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KNM, और दोनों को ऐड कर देगा तो 92 हो जाएगा। ठीक है ना? यानी 21st 71 को ऐड करेंगे तो 1992 हो जाएगा ना। और इसके थ्रू क्या BDMS, बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 को लैंग्वेज जोड़ा गया था। और ये 1992 में। तो पहले तो 21st हुआ 1967, 71st हुआ 1992, और दोनों को जोड़ दो तो 1992, मतलब 92 जो है ना 2003 में BDMS, बोगरो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये जोड़ा गया था। उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद 9 में लैंड रिफॉर्म्स है, मतलब जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए नॉन शेड्यूल में एक्ट डाले जाते थे। और उसके बाद 10th में तो पता है तुमको 52nd कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में ला करके एंटी डिफेक्शन लॉ को, मतलब इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। उसके बाद पंचायत है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन 1982, और इसमें 29 सब्जेक्ट है। और इसमें म्यूनसिपैलिटीज है 74th कॉन्स्टिट्यूशन 1992, जिसमें कितना 18 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है। अब देखो आगे है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला है कि मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट आर फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर्स विद कंसल्टेशंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, कौन सा होगा? तो यहाँ पे ना मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म बाय द प्राइम मिनिस्टर्स विद कंसल्टेशंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो ये नहीं होगा। उसके बाद एवरी मिनिस्टर्स इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, सही है, 2 हो जाएगा। यहाँ पे है कि तुमको लैंग्वेज को लेकर के है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना? तो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, इंग्लिश में दे सकता है। ठीक है ना? एडवोकेट जनरल हैज़ राइट टू वोट, नहीं वो तो नहीं है। इट कैन डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं, मना रहता है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब जब उसका जज को हटाने के बाद चल रहा है तब डिस्कस करता है, उसके बाद नहीं। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चंस ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी, तो ये भी नहीं होगा। देखो आर्टिकल आर्टिकल जो है ना 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर्स, इसके बारे में जिक्र करता है। नोटेशन इन दिस पार्ट कितना है 17, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 348 बिजनेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी इंग्लिश। सही बात है, डायरेक्ट आर्टिकल से उठा लिया गया है। Provided that the Speaker of the Legislative Assembly या Chairman of the Legislative Council का person acting as a such, मतलब case में भी permit any members who cannot adequately express, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, वो ऊपर वाली लैंग्वेज में, तो वो स्पीकर से परमिशन लेके अपना बोल सकता है मदर टंग में। ठीक है ना? तो वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। और सिमिलर चीज़ तुमको देखने को मिलेगा वहाँ पे, मतलब पार्लियामेंट में भी आर्टिकल 120 के अंतर्गत। ठीक है कि मतलब ये बिजनेस इन द पार्लियामेंट ट्रांजेक्ट हिंदी इंग्लिश में होगा। अगर मान लो हिंदी इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा है तो मदर टंग में स्पीकर चेयरमैन से पूछ करके आराम से बोल सकता है। The Constitution of India provided for reasonable restrictions on the fundamental right.
कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है ना, और 1235 तक पार्ट 3 में, और उसके लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप्ट इन माइंड, मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस क्यों दे रहा है, मतलब किसको ध्यान में रख के, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, ठीक है ना, इसीलिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया है ताकि भाई सबके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। ऐसा नहीं कि तुमको फंडामेंटल राइट मिल गया तो तुम मतलब हल्ला मचाए रहेगा, ठीक है, तो दूसरा को भी तो एक्सरसाइज करने देगा ना। तो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक प्रिवेलिंग ऑन सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स आर नॉट बार, ये भी सही है। डायरेक्ट प्रिंसिपल कैन बी बाईपास, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, नहीं, तो 1 एंड 2 सही है। उसके बाद है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस व्हिच शैल बी रिक्विजिट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये पार्लियामेंट करता है, सीधा सा क्वेश्चन है कि मतलब हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन करेगा क्वालिफिकेशन सबको। आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। यहाँ पे उनकी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कन्वोकेशन, सही है, समन को हम कन्वोकेशन बोलते हैं, या हाँ, उसके बाद प्रोग्रेशन इन सेशन, सही है, ये समन तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। प्रोग्रेशन इन द सेशंस, डिसोल्यूशन टर्मिनेट द हाउस, सही बात है। प्रोग्रेशन ऑफ द सेशंस कैन बी अफेक्टेड बाय द लीडर ऑफ द हाउस अलोन, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि एसपीडी मतलब पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो समन, एडजर्नमेंट, प्रोग्रेशन, डिसोल्यूशन, तो समन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। एडजर्नमेंट, ये जो है एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस, मतलब जो सिटिंग्स उनको एडजर्न किया जाता है ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्रोग्रेशंस मतलब सेशन को एंड किया जाता है, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा। और डिसोल्यूशन ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना, रिजोल्यूशन में हाउस ही खत्म हो जाता है। अरे 85 में है। फिर देखो सिचुएशंस क्या है कि मतलब जब एडजर्न किया जाता है ना हाउस को तो बिल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रोरोगेशन हो गया तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डिजोल्यूशन हो जाता है तो कुछ बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। तो तुमको वही याद रखना है जो लैप्स कर जाता है। तो पहला है कि बिल जो पेंडिंग रहता है लोकसभा में वो लैप्स कर जाएगा, और बिल जो पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा बट पेंडिंग है राज्यसभा में तो वो भी लैप्स कर जाएगा। लेकिन बाकी और 4 गो होता है जो लैप्स नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो इधर पास कर गया उधर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए है, या जॉइंट सिटिंग के लिए बात मतलब जॉइंट सिटिंग के लिए भेज दिया गया, तो वो सारा कुछ लैप्स नहीं करता है। बाकी तुम 2 को याद रखेगा तो इसी से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द पंचायत, तो फाइनेंस ये हो जाएगा तुमको फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है ना। 243 आई में तो वही ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत को। उसके बाद ये मेन पर्पस क्या है पंचायती राज का, तो इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज पीपल्स पॉलिटिकल अवेयरनेस, नहीं इनेबल करेगा पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। मतलब तुमको ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन भेज रहा है भाई, मतलब लोकल लेवल पे तुम जाके पार्टिसिपेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तुम हिस्सा बन सकता है। तो अगर वो ये देखेगा तो आर्टिकल 280 में क्या था, आर्टिकल 280 में था ना फाइनेंस कमीशन, और उसके 281 में क्या था, रिकमेंडेशंस लेट बिफोर द, मतलब अपना रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस कमीशन। फिर 243 स्टेट फाइनेंस कमीशन, और 243 में फाइनेंस कमीशन म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए है। अभी जो हम लोग पंचायत का देखे थे तो उसमें ये सारा आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार मिलान करने के लिए तुमको क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो 243 में ना डेफिनेशंस दिया हुआ है। फिर दो 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन है, पंचायत को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। सी से कंपोजिशन है, उसके बाद डी से मतलब रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। 243 ई में जो ड्यूरेशन है पंचायत का। 243 एफ में डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर मेंबरशिप। 243 जी से पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर देखो 243 एच से मतलब पावर टू इम्पोज टैक्स, फंड्स और पंचायत, ये सारा कुछ।
243 आई से फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि रिव्यू किया जा सके, यही क्वेश्चन था अभी। जे से जांच, ऑडिट ऑफ अकाउंट, ये सारा कुछ किया जाएगा। के से इलेक्शन, ये भी कई बार पूछा हुआ है। 243 एल से एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरीज। एम से मिसिंग यानी पार्ट नॉट टू अप्लाई टू द सर्टेन एरियाज। 243 एन से कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स। उसके बाद ये 243 ओ में है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग ना मतलब इवोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ पंचायत। तो सबसे पहले 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, इंटीग्रेट किया रूरल डेवलपमेंट को। फिर देखो 1953 में नेशनल एक्सटेंशन, ये भी PYQ है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में आया। फिर 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आया और ये इन्होंने 3 टायर मतलब सुझाया, 3 टायर सिस्टम्स, जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति ना ब्लॉक लेवल पे होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 68 में कि पंचायत समिति कौन से लेवल पे होता है। तो ग्राम मतलब ये पंचायत समिति, हमने विलेज पंचायत मार दिया था, लेकिन वो ब्लॉक लेवल पे होगा। फिर तो 1959 में जो है ना पहला पंचायत राजस्थान में मतलब एस्टेब्लिश किया गया, फिर आंध्र प्रदेश में दूसरा। 1977 यानी 20 साल बाद, 57 के बाद 77 में अशोक मेहता कमेटी आता है, जो 2 टायर से मतलब रिकमेंड करता है, मंडल पंचायत और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। फिर 1985 में GBK राव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, रेगुलर इलेक्शंस। 1986 LM सिंघवी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन किसके अथी से आता है, रिकमेंडेशन, तो लालम सिंह भी। फिर 1988 में थुंगन एंड गडगिल दो कमेटी आता है, फिक्स टेन्योर और स्टेट फाइनेंस कमीशन से बात करता है। 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके पार्ट 9 जोड़ा जाता है 11 शेड्यूल में और 29 सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और 1993 में जो है ना एक्ट कम्स इनटू फोर्स। 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायत राज डे मनाते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन की पंचायत इलेक्शन अगर लड़ना है ना तो कितना साल चाहिए? 21 ईयर्स। What is the true about the sensor motions? देखो सेंसर मोशंस, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। यस इट इज डिफरेंट। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे है कि ये सेंसर मोशन है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर मोशन में क्या है, तुमको रीजन दिखाना पड़ेगा एडॉप्शन लोकसभा में, इसके लिए कोई रीजन नहीं चाहिए नो कॉन्फिडेंस अगर रहा तो। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। ठीक है, इट इज मूव सेंसरिंग द मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्पेसिफिक पॉलिसीज के एक्शन के लिए। इट मूव असेंडिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मतलब लोकसभा कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, भाई सरकार के पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ऐसे चल रहा है। इफ इट इज पास इन द लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, लेकिन अगर ये पास कर गया तो भाई सरकार गिर जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं आज का, तो जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के मतलब फॉल करता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ नो फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ना आर्टिकल 32 के अंतर्गत मतलब सुनेगा तुमको, फंडामेंटल राइट अगर किसी का ब्रीच हो रहा है तो डायरेक्ट सुनेगा। और ये हाई कोर्ट जो है ना आर्टिकल 226 के अंतर्गत। अब बाकी जो ऊपर में तुमको दिख रहा है ना कि डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, तो ये जो है और ये डिस्प्यूट अमंग द स्टेट, ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब ये इतना भी पता रहा ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है दूगो। उसके बाद प्रोटेक्शन फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो कुछ नहीं है। तो 1 2 तो 1 2 तो नहीं होगा, तो सी ही होगा। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, हाई कोर्ट आर्टिकल 226। अब देखो आर्टिकल 32 को ना मतलब इटसेल्फ फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 32 आर्टिकल को जो बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। बीपीएससी मेंस में अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर वन मोर स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे कि बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स एंड सो फार इन डिस्प्यूट अगर रहेगा तो। ठीक है, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।